दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस अपने ख़ास वीडियो संदेश में। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। मैं बहुत ज़रूरी बातें आज आप सबको इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताऊंगा और इस पद्धति पर मेरी बताई हुई बातों पर चलकर निश्चित रूप से उस प्रत्येक व्यक्ति की जमा राशि का भुगतान हो जाएगा जिसका पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म निधि, एसएसजी वगैरह में डूबा हुआ है। ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब हमारे एजेंट साथियों को लगता है कि हम सहारा को भी ठग सोसाइटी बोलते हैं, ठग कंपनी बोलते हैं, पीएसएल को भी बोलते हैं, टोगो को भी, जीसीए को भी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड को भी, रोज वैली को भी, पिनकोन को भी, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, जनशक्ति मल्टी स्टेट को भी, ट्रिनिटी को भी, कैमुना को भी, अल्केमिस्ट को भी, किम को भी, सर्वोत्तम को भी और दुनिया भर की कंपनियों को। उनको लगता है कि हम गलत बोलते हैं। ये तमाम कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठग नहीं थी, लेकिन साथियों वास्तविकता यही है कि ये सब ठग ही थी। इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं थी। अगर ईमानदार होती तो ये अब तक बहाल हो गई होती, इनका कारोबार चल रहा होता। लेकिन चूंकि इन्होंने देश की जनता के साथ ठगी की, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया और अपने वायदे के अनुसार वापस नहीं किया, इसलिए कानून की दृष्टि में ये सब ठग हैं। और जितने भी लोगों का पैसा इन तमाम कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में डूबा है वो सभी ठगी पीड़ित हैं, निवेशक हैं। तो ऐसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और निवेशकों का जमा धन उनको वापस मिले, इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले एजेंट साथियों को सुरक्षा मिले और इन तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इन 3 लक्ष्यों को लेकर हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का तपजप का गठन किया है और इस संस्था को हमने बाकायदा दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड करवाया है। इसका एक रजिस्टर्ड बायलॉज है और हम उसी बायलॉज के अकॉर्डिंग और भारत के नागरिक होने के नाते ठगों के खिलाफ और उनकी कंपनीज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन अनवरत रूप से चला रहे हैं। और हमारे आंदोलन के कारण हिंदुस्तान में भारत की सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश भर में इसे लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, नोडल एजेंसीज, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं और इन सब की ड्यूटी ये लगाई गई है कि ये सब अपने अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित करके उनके आवेदन लें और उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करें। साथियों, कानून बन चुका है, लागू हो चुका है, कागज़ों में सारी बातें हैं, लेकिन उसके पश्चात भी करोड़ों लोगों का भुगतान पेंडिंग है, लंबित है, वो हो नहीं पा रहा। इसे लेकर देश भर में व्याकुलता है, लेकिन वो व्याकुलता आक्रोश में नहीं बदल पा रही। कहीं कोई ऐसा आंदोलन ज़मीन पर या सोशल मीडिया पर हमको दिखाई नहीं पड़ता जैसा अन्य समस्याओं के लिए होता रहता है। और मैं समझता हूँ इसीलिए करोड़ों लोगों का भुगतान लंबित है, चूँकि वो उदासीन हैं और वो इस मूवमेंट में सक्रियता के साथ भाग नहीं ले रहे हैं। अगर आप सब सक्रियता के साथ भाग ले लें आंदोलन में तो निश्चित रूप से ये 1 दिन का काम है, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। आप सबका भुगतान हो जाएगा
सबको सुरक्षा मिल जाएगी और सबका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो वापस मिल जाएगा। तो साथियों, इसी के लिए आपको सबको जागरूक करने का अभियान हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू कर रखा है। और हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा का ये कार्यक्रम, ये मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं हो जाएगा। प्रत्येक निर्दोष एजेंट साथी सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन नहीं जी लेगा। इसके लिए हमें करना क्या है, खबरें भी मैं कई बताऊंगा। ये मत सोचना कि खबरें नहीं बताते हैं, केवल अपने उपदेश देते रहते हैं। तो साथियों, खबरें तो केवल वो बताते हैं जो समाचार वाचक होते हैं, और उन खबरों से कोई असर नहीं पड़ा करता है। खास हमें चूँकि संगठन तैयार करना है, आपका भुगतान कराना है, तो उसके लिए उपदेश सुनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। और जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप संगठन का विस्तार कर लेंगे, और जिस दिन आपके संगठन का विस्तार हो जाएगा उस दिन आपका भुगतान हो जाएगा। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, आप भी मत करो। जो आपको इस विषय को लेकर भ्रमित करते हैं, संदेह पैदा करते हैं आपके दिल दिमाग में, वो लोग कोई पीड़ित नहीं हैं, वो या तो ठग हैं या ठगों के खरीदे हुए गुलाम हैं, एजेंट हैं। वो इसलिए आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में भी भ्रमित करते रहते हैं, हमारे आंदोलन के विषय में भी भ्रमित करते रहते हैं, और तरह तरह के हथकंडे वो अपनाते रहते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी किसी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी NCLT के नाम पर, कभी CB के नाम पर, कभी सहारा CRC पोर्टल के नाम पर। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आपका भुगतान न सहारा CRC पोर्टल से होगा, न CB पोर्टल से होगा, न कोई NCLT करवा पाएगा, न कोई लिक्विडेटर करवा पाएगा, न कोई और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करवा पाएगा। आपका भुगतान केवल और केवल द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे हम बट्स एक्ट भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून तो बोलते ही हैं। कई जगह इसको कुछ और भी बोल देते हैं, लेकिन बात एक ही है। ये कानून ही आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आपको आपका पैसा मिलना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सब लोग इस कानून को पढ़ लें, किताब खरीद लें। आप ना खरीद पाएँ तो हमसे मंगवा लें, हम आपको ये किताब भेज देंगे डाक से। लेकिन इस कानून को आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके भुगतान की अधिकार की गारंटी के लिए ये कानून देश भर में लागू हो चुका है। जब तक आप इस कानून को पढ़ोगे नहीं, आपके मन में जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, संशय बना हुआ है, जो भ्रम फैला दिया है ठगों ने और उनके दलालों ने और कुछ मूर्खों ने और धूर्तों ने, वो आपके दिमाग से दूर नहीं होगा। इसलिए तमाम साथी इस कानून को ज़रूर पढ़ लें। साथियों, मैंने बताया कि हमारे 3 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें करना ये है साथियों कि जैसे और छोटे छोटे क्षेत्रीय विषय भी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाते हैं, हमें किसी भी मूल्य पर बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन को, आपके भुगतान को, एजेंट की सुरक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। और इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है साथियों। इसके लिए आप सबको हमारे साथ मिलकर प्रयास करना है, संघर्ष करना है, और ऐसे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, वॉलंटियर साथी तैयार करने हैं जो हमारे साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें, संगठन का विस्तार कर सकें। अगर आपने संगठन नहीं बनाया, एक्टिव साथियों को अपने साथ नहीं जोड़ा, सब ने मिलकर इसमें अपना अंशदान, समयदान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से साथियों ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी सबका भुगतान हो, आपको समस्याओं से मुक्ति मिले, तो आपको ये करना होगा। कई साथी राजनीतिक चीज़ों को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार किसी की भी बन जाए,
चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो या किसी और की हो, सरकार बनने बिगड़ने से कोई ज़्यादा असर आपके भुगतान की लड़ाई पर नहीं पड़ता। आपके भुगतान की लड़ाई पर असर इसलिए पड़ रहा है, ये लड़ाई इसलिए लंबी हो रही है चूँकि आप संगठित नहीं हैं। जिस दिन आप संगठन बना लेंगे उस दिन मोदी प्रधानमंत्री रहें, राहुल गांधी बन जाएं, उद्धव ठाकरे बन जाएं, अखिलेश यादव बन जाएं, ममता बनर्जी बन जाएं, अरविंद केजरीवाल बन जाएं या कोई और तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां बन जाए, उसे आपका भुगतान करना होगा। और यदि आप संगठित नहीं हुए तो मुझे भी बना दोगे तो मैं भी शायद आपका भुगतान नहीं कर पाऊंगा, चूँकि वो कुर्सी ऐसी है। उस पर बैठने के बाद आदमी सत्य को भूल जाता है, उसे सच्चाई पता नहीं चलती। उसके आसपास के जो लोग उसे जो बताते हैं वो उन्हीं चीज़ों को देख पाता है। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हो कि सबका भुगतान हो तो संगठन को मजबूत ज़रूर करो। जिस दिन आपके संगठन में मजबूती आ गई है, आपने लाखों साथियों को अपने साथ जोड़ लिया इन 42 करोड़ में से, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। और संगठन के विस्तारीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ज्ञान हो। ज्ञान किसका? इस कानून का। अगर आपको इस कानून का ज्ञान नहीं है तो आप संगठन का विस्तारीकरण भी नहीं कर पाओगे। आप अकेले अकेले लड़कर मर जाओगे या घुट घुट करके मर जाओगे। तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा तो संगठन का विस्तारीकरण हो जाएगा, संगठन बढ़ जाएगा। संगठन बढ़ गया, आपका ज्ञान बढ़ गया, आपका भुगतान हो जाएगा। फिर तो कोई देरी है ही नहीं। प्रधानमंत्री कोई भी रहो, मुख्यमंत्री कोई भी रहो, इससे कोई खास अंतर आपके भुगतान पर नहीं पड़ना है। तो साथियों, समय अच्छा है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सरकार कमज़ोर है, केंद्र की, राज्यों की सरकारें भी कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन ऐसे मौके का लाभ उठाकर कामयाबी हासिल कर लेता है। और हमारी और आपकी कामयाबी इसी में है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करा दें और उसके बाद हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। आज एक बहुत बड़े ठग के खिलाफ अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे में, जिसे लोग ठग मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उसके खिलाफ भी ठगी का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। योग गुरु, कथित योग गुरु लाला रामदेव की कंपनी है जो पतंजलि, साथियों, पतंजलि योग पीठ, उसका जो वो क्या नाम है, नेपाली बाबा जो है बालकृष्ण आचार्य, उसके और उसके सहयोगियों के खिलाफ अलीगढ़ में ठगी करने का पतंजलि योग पीठ और दवाओं के नाम पर, योग के नाम पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ये देश के ठगी पीड़ितों की बड़ी जीत है कि जब राजगुरु रामदेव और उसके सहयोगियों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो गुर्दा चोर पीपीएस सेठी या स्वप्ना राय या प्रीतम सिंह या संजय भाटी कुछ भी नहीं बेचते। तो नज़र बनाए रखना है इस खबर पर। अगर वो अलीगढ़ के साथी जिन्होंने रामदेव की पतंजलि योग पीठ के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है, उन तक मेरा वीडियो पहुंचे तो वो भी मुझसे संपर्क करें और इस मुकदमे की ज़बरदस्त ढंग से पैरोकारी करनी है, ताकि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। एक और लफंडर है बहुत बड़ा, कौन है, बागेश्वर क्या, धीरेंद्र शास्त्री, उसके खिलाफ भी और उसके लोगों के खिलाफ भी मुंबई में ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथियों, डकैती का भी साथ में, कि डकैती भी डाली, कोई वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, इसका किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो 3.5 करोड़ लगभग उससे इसने मांगे। और जब वो ऑडियो वायरल कर दिया पीड़ित ने, तो उसको धमकियां दी गई और उसके घर में डकैती डाली गई धीरेंद्र शास्त्री के डाकुओं द्वारा। तो आप समझ सकते हो साथियों कि जब धीरेंद्र शास्त्री जैसे व्यक्ति के खिलाफ, रामदेव जैसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने आरंभ हो गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं, तो अब ठगों की खैर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी।
आपकी निश्चित रूप से जीत होगी। और सौभाग्य की बात यह है कि ये दोनों मुकदमे, चाहे वो रामदेव के खिलाफ अलीगढ़ वाला मुकदमा हो या ये धीरेंद्र शास्त्री असोड़ के खिलाफ मुंबई वाला मुकदमा हो, ये दोनों हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने करवाए हैं। उनके साथ ठगी की घटनाएं हुई, वो मुकदमे संयोगवश दोनों जो पीड़ित हैं वो दोनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं साथियों। और तीसरा एक और मुकदमा पुनः ठगी के मामले में, जो ये फिल्म अदाकारा है शिल्पा शेट्टी और उसका जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उसके खिलाफ दर्ज हुआ है मुंबई में ही साथियों। और महाराष्ट्र में हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। हमारे साथी, चाहे वो दलीप काकाजी बर्वे हों, चाहे वो देवराव दूधवले साहब हों या जो दूसरे साथी हैं वो हों, सभी मजबूती से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मुंबई के इन ठगी पीड़ितों से मिलकर के उनको सहयोग करें और पूरी ताकत के साथ उन ठगों की खिलाफत करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं जो ठग देश के भोले भाले निर्दोष लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों, हमारे बाराबंकी के साथियों ने आज डीएम साहब को अपने को ज्ञापन दिया है और उन्हें हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और दूसरे साथियों को आश्वासन मिला है जिला अधिकारी की ओर से कि जल्दी ही उनका पैसा वापस किया जाएगा। एक खबर और चल रही है साथियों, वो केबीसीएल कल्पतरू को लेकर के कि सेबी उसकी कुछ प्रॉपर्टियों को नीलाम करने जा रहा है और इस खबर को लेकर हमारे कुछ साथी, भोले वाले साथी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि सेबी अगर किसी की प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा तो उस नीलामी के से मिले हुए धन से वो पहले सरकारी देनदारियों को, बैंकों की देनदारियों को निपटाएगा और उसमें कुछ पैसा बचेगा तो वो निवेशकों को वापस करेगा। आपको ऐसी खबरों से प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसी खबरों का विरोध किया करें हमेशा। चूँकि ये जो वाट्स एक्ट 2019 बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि पहले आपका भुगतान किया जाए इनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके, फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो बाकी बैंकों की या सरकारी महकमों की इनकम टैक्स की देनदारियों को दिया जाए। लेकिन सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग, सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोग वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ठगों की प्रॉपर्टी को सीज और नीलाम ना करके सेबी एक्ट के अंतर्गत, ईडी एक्ट के अंतर्गत, किसी और एक्ट के अंतर्गत करते हैं ताकि निवेशकों का पैसा बाद में दें। थोड़ा बहुत बचे तो दे दें, ना बचे तो कोई बात नहीं। तो आप ऐसी खबरों का विरोध किया करें, ऐसी कार्रवाइयों का विरोध किया करें। सेबी को पत्र लिखा करें, प्रधानमंत्री को पत्र लिखें, चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखें कि जब आपने भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम 2019 बैनिंग एक्ट बना दिया तो फिर ये बाकी कार्रवाइयाँ क्यों चल रही हैं, इनको बंद कीजिए और वाट्स एक्ट के अंतर्गत इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम करके पहले ठगी पीड़ितों का भुगतान कीजिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। इस पर आपको तत्परता से काम करना चाहिए, लेकिन आप इतनी जल्दी भूल जाते हो, बहक जाते हो साथियों, कि मुझे कभी कभी बहुत आपके भोलेपन पर, आपके जल्दबाजी पर तरस आने लगता है कि आप किस मिट्टी के बने हुए लोग हो कि आज की बात को कल भूल जाते हो, याद नहीं रखते कि आपको करना क्या है, लड़ना क्या है। बस आपको कहीं से थोड़ा सा कुछ कोई झांसा दे दे, देखने लगे तो उसको लेकर के आप तालियां पीटने लगते हो, जबकि आपको ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए, ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए कि हमें सहारा CRC पोर्टल, सेबी, NCLT लिक्विडेटर, ये सब नहीं चाहिए। हमें हमारा भुगतान चाहिए, वाट्स एक्ट के अंतर्गत चाहिए, ताकि वो हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिले और 180 दिन में मिले। इसके लिए आपको सबको लड़ना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हो और अपनी लड़ाई को स्वतः ही कमज़ोर कर लेते हो। तो साथियों, मैं अनुरोध करूँगा कि अब इस लड़ाई को कमज़ोर मत करो, संगठन का विस्तार करो और वाट्स एक्ट 2019 का देश भर में क्रियान्वयन करवा कर सबका भुगतान सुनिश्चित करो। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।